हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के बारे में देखा था। पोटेंशियल के बारे में मैंने कहा था कि मैं पोटेंशियल को फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद हम ओम्स लॉ में जाएंगे। और पिछला वीडियो जो था, उस वीडियो में आप लोगों ने करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा। करंट किस तरीके से फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो वायर चार्ज नहीं होता है। तो आज हम थोड़ा सा पोटेंशियल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल जो है उसके बारे में मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हाइल मूविंग द चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हम उसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। हमने एक टैंक लिया और इस टैंक से एक पाइप कनेक्ट कर दिया और एक दूसरा टैंक लिया, इसमें पानी भर दिया। तो आप देखेंगे कि पानी जो है इस टैंक से इस टैंक तक आ रहा है, बहुत आसानी से आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। जिसका मतलब द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। मतलब चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से किस तरफ मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे पानी कहाँ से जाएगा? नीचे से ऊपर नहीं जा सकता पानी, परंतु पानी कहाँ से आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इट मीन्स वाटर कैन फ्लो फ्रॉम द अपर टैंक टू द लोअर टैंक। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक की ओर बहुत आसानी से जाएगा विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है उसके अंदर में, और वो सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है भाई? पॉजिटिव एक सेल है। इस सेल में जो लंबा वाला जो लकीर है, दिस लाइन शोज पॉजिटिव, एंड शॉर्ट वाला जो है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव इज इन हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज इन लोअर पोटेंशियल। दैट्स व्हाई द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, करंट कहां से कहां तक फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं इतना बताना चाह रहा था। अब आते हैं हम, आज हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है आज ओम्स लॉ के ऊपर कि ओम्स लॉ क्या है। आज हम ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ओम्स लॉ क्या बोलता है? तो सबसे पहले मैं एक सर्किट बना लेता हूं, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने एक रेजिस्टेंस वायर लिया है, उसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस R, और एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, एक सेल है, सेल के साथ एक की है, की के साथ एक रियोस्टेट है, और इस तरीके से सर्किट बन जाता है। आप देखिए यहां पे कि ये एमीटर है, और ये है वोल्ट मीटर, और ये है रेजिस्टेंस, ये की, ये सेल, और ये रियोस्टेट, और दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहां पर ओम्स ने क्या प्रूफ करने की कोशिश की है कि उसने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बनाया और उसके थ्रू रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश की है। क्या क्या किया उसने? वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बनाया और उसके थ्रू उसने रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश की है। और उसने जब एक रिलेशन बनाया, बोलता है
कि द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को नाप रहा है किसके किसके बीच में, रेजिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर और दिस रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक रिलेशन मिल जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस across the wire is directly proportional to the current flowing थ्रू द वायर। तो इसका मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। तो पोटेंशियल को किससे डिनोट किया अपन ने, V से डिनोट किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देन इसको हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो V इक्वल्स टू R इंटू I। एक रिलेशन मिल गया हमको। और ये ओम्स लॉ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब जब करंट फ्लो करता है, तो करंट जब वायर में फ्लो करता है तो उसके पाथ में जो ऑब्स्टिकल, अवरोध, ऑब्स्टिकल जो प्रोड्यूस होता है उसको हम उस वायर का क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? The obstacle in the path of flow of current, that is called resistance। अब ये resistance जो है ये अलग अलग वायर में अलग अलग होगा, एक सा हो नहीं सकता, कहीं ज़्यादा है कहीं पे कम है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके वायर के अंदर जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है मतलब वो वहां से उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा क्योंकि करंट को पास करने के लिए दिक्कत होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक बात समझ में है कि व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल को हम मेजर कर रहे हैं कि यहाँ से करंट को फ्लो करने में कितनी दिक्कत हो रही है, और उस दिक्कत को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में कि ये दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। हमने पिछली बार देखा था पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट्स, करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो ये आ गया ओम्स। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स? यहां पे आप देखिए 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है, when 1 ampere of current is flowing through it, that is called 1 ohms। What is 1 ohms? 1 volt of potential difference is applied across the two ends of the resistance wire when 1 ampere of the current is flowing through the wire। अब इसका मतलब ये हो गया that is called ohms। तो ohms की डेफिनेशन हमको मिल गई, किसके डेफिनेशन के हिसाब से? यहाँ पर ओम्स लॉ क्या बताने लगा? ओम्स लॉ बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस रेजिस्टेंस के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, किसके? करंट के किया, क्योंकि जितना इसका रीडिंग आएगा उतना ही एमीटर का रीडिंग आएगा। तो अगर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या काम है, हम अलग अलग वेरिएट करके करंट की वैल्यू को अलग अलग कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो करंट के लिए रेगुलेटर का काम कर रहा है, मतलब हम रेगुलेट कर रहे हैं करंट को कि कम कभी ज्यादा करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ खींचते हैं किसके किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये बताता है कि भाई स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बता रहा है। इसका मतलब जिसका भी रेजिस्टेंस एकदम कम होगा तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो कितना डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री, मतलब बिल्कुल सेंटर टू सेंटर जाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होना चाहिए।
परंतु एक बात हमारे ये आती है कि भाई ये रेजिस्टेंस वायर मान लीजिए यहाँ पे हम सिल्वर का लगा के रखे हैं, तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम कम है, एकदम 45 डिग्री पे मिलेगा हमको सिल्वर का। और अगर हम यहाँ पर कॉपर का लगाते हैं, रेजिस्टेंस वायर अगर कॉपर का लगाते हैं, तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये हो गया सिल्वर के लिए, ये हो गया कॉपर के लिए, ये हो गया एल्यूमिनियम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो है बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जैसे जैसे हम मेटल को चेंज करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बदलता जाएगा। जैसे सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और कॉपर की कंडक्टिविटी उससे कम है, फिर एल्युमिनियम की उससे और कम है, आयरन की उससे और कम है। इस तरीके से ग्राफ का स्लोप भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो कंडक्टिविटी, तो सबसे पहले किसका आया, सिल्वर इज ग्रेटर देन कॉपर इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन आयरन, लाइक दिस। तो हमको कंडक्टिविटी मिल गई भाई, किसके थ्रू मिल गई, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल गई। यहाँ पे पहले सिल्वर का वायर लगाया, हमने दोनों के बीच में रिलेशन देखा, फिर ग्राफ खींचा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉपर का वायर लगाया और फिर दोनों के बीच में हमने वोल्टेज और करंट के बीच में फिर ग्राफ खींचा, और इसी तरीके से एल्युमिनियम, इसी तरीके से आयरन। तो हमको क्या मिला कि सिल्वर का एकदम 45 डिग्री के एंगल पे हमको बीचों बीच मिला, क्या है, यहाँ पे लाइन, स्ट्रेट लाइन मिली। और जैसे जैसे हम कॉपर एल्युमिनियम जाएंगे, वैसे वैसे लाइन की स्लोप क्या होती जाएगी, कम होते चला गया। इसका मतलब सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ओम्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और वो थी रेजिस्टेंस के बारे में, कि कौन सा वायर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा वायर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि बगैर इलेक्ट्रिसिटी के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आज देखिए हर चीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वायर्स का, तो सवाल ही नहीं उठता, लॉस भी ज्यादा होगा। लॉस ज्यादा होगा तो हमारे पास जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा हम लॉस करेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। तो रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है लॉस का, और ये रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा फैक्टर है लॉस का। परंतु इससे उपयोग, इसका यूजफुल भी है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो बल्ब नहीं जल सकते। जो बल्ब बने हुए हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के रूप में बने हुए हैं। तो हीट भी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, हमारा रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस हमारे लॉस के रूप में भी है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर है तो जैसे हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारे घर तक आते तक वो बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हो जाती है। क्यों? ड्यू टू हीट, लाइट एंड साउंड के रूप में। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो ओम्स ने एक बहुत बड़ी बात हमें बताई, और फिजिक्स के लिए रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास ओम्स ने एक लॉ बताया, और वो लॉ था कि एक सिंपल लॉ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल लॉ है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में एक एमीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया, रेजिस्टेंस वायर लिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और यहाँ पे की लगाया, और यहाँ पे सेल लगाया। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट था किसको फाइंड आउट करने के लिए था? रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए था। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, किसके लिए? लॉस के लिए। और अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उसने एक डेफिनेशन दिया और एक रिलेशन बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ही करंट उस पे फ्लो करता है। तो इस रिलेशन से हमको ये पता चला कि R जो है एक कांस्टेंट है, और ये रेजिस्टेंस के रूप में जाना गया, और इसकी यूनिट होती है ओम्स। मैं फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज, ठीक है, टू एंड्स ऑफ द वायर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज सेड टू बी 1 ओम्स। अब यहां पर हमने बहुत बड़ा एक रिलेशन जो कि ओम्स ने बताया था उसको देखा, और वो था ग्राफ के रूप में, कि उसने वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ खींचा, और वो ग्राफ था कि जितना वोल्टेज है उतने ही करंट आ रहा है कि नहीं, देखते हैं।
तो उसने सिल्वर को लगाया, यहाँ पे एक वायर है, सिल्वर का वायर लिया उसने, और फिर उसके बाद कॉपर का वायर लिया, फिर एल्युमिनियम का वायर लिया। सब वायर लेने के बाद उसने जब ग्राफ खींचा तो उसको पता चला कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से कम है और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। इसका मतलब सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद आयरन। इस तरीके से मेटेलिक प्रॉपर्टी में रेजिस्टेंस को किसी भी मेटल के अंदर उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी में रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओम्स लॉ का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे फिजिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि ऑब्स्टिकल, ठीक है, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जैसे हम रोड में जा रहे हैं, रोड में बहुत गाड़ी लेके जा रहे हैं और वहां पे एक बम बना दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने से गाड़ी धीरे हो जाएगी। तो वैसे ही रेजिस्टेंस जो है वायर में फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? कम करता है। उसकी स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे हम रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्टिकल, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्टिकल। अब ओम्स ने इस एक्सपेरिमेंट को तो किया, परंतु अलग अलग वायर में अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो इसके कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम डिस्कस करने देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पूरा लेक्चर मेरा बेस्ड रहेगा कि ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल और सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए उसके रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा अगले लेक्चर में आप लोगों को। आज हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि थ्योरी क्या बोलती है, किस तरीके से थ्योरी जो है उसको हम लगा सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए एक छोटा सा क्लू भी मैं बता दे रहा हूं कि यहां पे पोटेंशियल दिया हुआ है V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था I इक्वल्स टू Q बाई टी पढ़ा था हमने, और Q इक्वल्स टू NE बाई टी पढ़ा था। ये सब यहाँ पे रख सकते हैं अपन, है ना। और V इक्वल्स टू कितना पढ़ा था? V इक्वल्स टू W बाई क्यू भी पढ़ा था हमने। तो इस तरीके से इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखा जा सकता है अलग अलग तरीके से। ये वैल्यू करंट की आ सकती है यहाँ पे, वोल्टेज की, और इस तरीके से हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने 3 रेजिस्टेंस लिए अलग अलग और ये तीनों को सीरीज में जोड़ा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तीनों रेजिस्टेंस को जब हमने सीरीज में जोड़ा, यहां पर एक एमीटर लगा दिया, यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी, यहां पर हमने की लगा दिया, इसको जोड़ दिया ऐसे। ये हो गया की, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इन दोनों पॉइंट A और B के बीच में एक वोल्ट मीटर V1 लगाया हमने, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर V2 लगाया, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर V3 लगाया। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम सीरीज में किसी चीज को के रेजिस्टेंस को लगाते हैं, ठीक है, when the resistance are connected in series, जब सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को, तो सबसे पहला पॉइंट होता है करंट रिमेन सेम
इसका मतलब क्या हुआ, करंट रिमेन सेम का मतलब रेजिस्टेंस R1 कितना भी वैल्यू का हो, ठीक है, R2 भी कितना ही वैल्यू का हो, R3 भी कितना ही वैल्यू का हो, करंट जो है इन सब से सेम, इन सब पे करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा। परंतु R1 का क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है पता नहीं है हमको, परंतु इसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग होगा, ए बी सी डी ई एफ। तो आप देखो यहाँ पे V1 अलग है, V2 अलग है एंड V3 इज डिफरेंट। तो इसका मतलब हो गया सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is different। तो क्या चीज सेम है, I सेम, करंट I, और V जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास तो रिलेशन है भाई ओम्स लॉ का। तो टोटल V कौन सप्लाई किया है, यहां पर सेल ने सप्लाई, बैटरी ने सप्लाई किया यहां से। तो पोटेंशियल जो है किसने सप्लाई किया है, बैटरी ने। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया V1, यहाँ का कितना हो गया V2, यहाँ का कितना हो गया V3। तो यहाँ पर कौन सी चीज डिफरेंट है, तो डिफरेंट है पोटेंशियल। तो इसीलिए यहाँ पे नेट पोटेंशियल इन सीरीज combination, that is V equals to V1 plus V2 plus V3। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो है दैट इज V1 प्लस V2 प्लस कितना हो गया V3 हो गया। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, ओम्स लॉ दैट इज V इक्वल्स टू IR। तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, V1 पोटेंशियल है, करंट यहां से कितना गया है, यहां से I, तो सब पे करंट कितना है I, यहां भी करंट कितना है I, यहां भी करंट I है। तो V इक्वल्स टू नेट करंट कितना हो गया, यहां पे करंट कितना है I, तो V इक्वल्स टू IR, और IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 दैट इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि नेट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब सब का रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे किसमें, सीरीज में। ये इफ n number of resistance are connected in series, then series equals to n into r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सीरीज रिलेशन में। अगर सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो सीरीज में जो n रेजिस्टेंस लगे हैं तो क्या हो जाएगा n into r। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसमें मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमने R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं। ये AB के बीच में V1 लगाया है, CD के बीच में V2 वोल्ट मीटर लगाया है, EF के बीच में V3 लगाया है, और एमीटर से जो आने वाला करंट है वो सब जगह पे क्या है, सेम है। और जो पोटेंशियल अप्लाइड कौन कर रहा है, यहाँ से बैटरी ने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला करंट रिमेन सेम बोलता है भाई कि करंट सेम रहेगा सब जगह पे, पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल हर रेजिस्टेंस में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए नेट पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो अलग है उसको जोड़ देते हैं। और ओम्स लॉ के हिसाब से हमको मिला V इक्वल्स टू कितना था IR, तो V की जगह IR, और यहाँ IR1, IR2, IR3, क्योंकि V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3, और करंट रिमेन सेम। तो इसीलिए यहाँ पे हमको मिल गया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर
हम अगर यहाँ पे ढेर सारे R1 R2 R3 R4 R5 सबको जोड़ देते हैं तो नेट जो रेजिस्टेंस होगा N इंटू आर, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा N इंटू आर। अब दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है, दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया, ये हो गया एमीटर, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे P और ये पॉइंट हो गया Q। ये रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3। यहाँ से करंट निकला I, ये I1, यहाँ करंट गया I2 और यहाँ गया करंट I3 और यहाँ से V। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल सब जगह पे क्या है, सेम रहेगा। R1 पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा, R2 पे भी रहेगा और R3 पे भी रहेगा। इसका मतलब कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है करंट इज डिफरेंट बट द पोटेंशियल रिमेन सेम। तो क्या चीज सेम है भाई, पहला यहां पर पोटेंशियल इज सेम across each resistance और नंबर 2 है current is different in each arm। मतलब यहां पर करंट डिफरेंट है हर आर्म में। कौन कौन सा आर्म हो गया भाई, ये पहला आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, ये तीसरा आर्म। यहाँ पे करंट डिफरेंट है और यहाँ पर जो है पोटेंशियल, हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट हम उसको लेते हैं भाई। कौन सा डिफरेंट है भाई, करंट डिफरेंट है, तो नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V equals to IR, we get V equals to IR, then I equals to V upon R, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, that is 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो सबको हटा देंगे हम, तो बचा क्या, 1 upon R। यहाँ पे क्या बचा, 1 upon R1, क्योंकि यहाँ पे I1 है तो R1, I2 है तो R2 और यहाँ पे I3 है तो R3। तो इसका मतलब क्या हो गया, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब 1 upon R, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ भाई, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 upon R आया, 1 मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं, तो 1 upon R मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ, सबको ये ऐड किया हुआ है इसलिए एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल मतलब R1 R2 और R3। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल एल्जेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आराम से ऐसे ही याद हो जाता है सब चीज, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स बहुत इजी है, हिंदी से भी इजी है अगर समझ में आ रही है, और नहीं आ रही है तो फिर बहुत कठिन है। तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, पोटेंशियल हर समय सेम रहेगा और करंट हर आर्म में डिफरेंट रहेगा।
परंतु यहाँ पे हमने करंट जो डिफरेंट उसको लिया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या बोला, V इक्वल्स टू IR, इसको रख दिया, हमको रिजल्ट आ गया। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सिंपल चीजों का याद रखिए, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। और पॉइंट टू पॉइंट लिखने में ही एक हमारे पास जो है सेफ्टी है, क्योंकि हम फालतू चीजें लिखेंगे तो नंबर कटते हैं हमारे। तो इसलिए क्या है, हमको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखना है, और पॉइंट टू पॉइंट हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अगर हमने ढेर सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर हमने जोड़ दिया, देन equivalent resistance if n number of resistance of same value connected in parallel, तो R equals to R upon N, ये हो गया पैरेलल करके, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू n नंबर कर देते हैं तो n टाइम्स हो गया, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, R अपॉन n। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा स्ट्रेटजी बन गई कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में हमने देखा। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को बताता है कि करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन देकर वो एक रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से हमको पता चला कि भाई हमने ग्राफ प्लॉट किया तो पता चला कि सिल्वर का ग्राफ बहुत शार्प है, उसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। उसके बाद जैसे जैसे हम चलते गए सिल्वर कॉपर, उसका स्लोप धीरे धीरे कम होता चला गया, और इस तरीके से हमको पता चलता गया कि उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस, जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका कम स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ओम्स लॉ से हमको रेजिस्टेंस के बारे में पता चला। और इन रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं तो एक मैथमेटिकल रिलेशंस हमको मिलते हैं कि सीरीज में जोड़ते हैं तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलता है, और अगर पैरेलल जोड़ते हैं तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मिलता है। तो ये हमको एक मैथमेटिकल रिलेशंस मिल गए। और इसमें एक बहुत मजेदार बात पता चली कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है हमारे पास पोटेंशियल अलग होता है और करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस में, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 12th में आपको बहुत काम आएगी। छोटी छोटी प्रैक्टिस से, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, और इन सब नॉलेज को आप प्रैक्टिस करते जाइए। हर कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी बहुत बड़े बड़े सर्किट्स को सॉल्व करने का। अगर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आप बहुत बड़े बड़े सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिर्फ अगला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, और मैं पूरे न्यूमेरिकल्स आपको करके बताऊंगा, उनके ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे करते हैं उनको बताऊंगा। इन सबको आप रखिए, इन सबको नोट करिएगा, और इसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो इसके नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी नोट कर लीजिए। परंतु नोट करने से पहले इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आगे बहुत काम आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ओके बाय।